हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रोड टू सक्सेस की यूट्यूब चैनल पे। और आज एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ मैन क्यू सीरीज के साथ। ये मैन क्यू सीरीज की 28वीं वीडियो है। हाँ जी, 28 नंबर की वीडियो है ये। चैप्टर 13 पार्ट 3। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं। अगर उन्हें नहीं देखा है तो आप प्लीज जाके उन्हें देखें। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, वहां पे मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कराए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की किताब हम लोग कर रहे हैं। उसके पीछे के जो प्रॉब्लम्स एंड एप्लीकेशंस वाले पार्ट है उसको हम लोग कवर करें, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं क्वेश्चंस को यहाँ पे बिल्कुल लिख देता हूँ, फिर उनको सॉल्व करता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग को आंसर राइटिंग का अप्रोच मिल सके और आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सके। ओके। मैं जानता हूँ कि एग्जाम में स्कोर करना अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए, नॉलेज हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए, पर एग्जाम में स्कोर करना भी जरूरी है। ओके, इट इज इम्पॉर्टेंट। तो मैनक्यू की किताब 6th एडिशन की किताब मैं फॉलो करता हूँ। आपके पास हो सकता है इससे पुरानी या इससे लेटेस्ट एडिशन हो, तो एक बार अपने पास किताब जरूर रखें और क्वेश्चन को मिला लें। हो सकता है क्वेश्चन नंबरिंग में थोड़ा अंतर हो सकता है, जैसे जो क्वेश्चन मेरे बुक में 11 नंबर पे हो, शायद आपकी बुक में 7 नंबर पे हो, पर क्वेश्चन सेम रहना है। ठीक है, क्वेश्चन इज गोइंग टू बी द सेम। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर इस वीडियो को देखते समय कभी भी आपको लगे कि वीडियो वैल्यूएबल है, आपके नॉलेज में बढ़ोतरी कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है आपके नॉलेज को, या आपको किसी भी तरह से ये फायदा दे रहा है, तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करिएगा इसे, क्योंकि ये करने से मुझे फायदा होता है। ठीक है, मैं आपको बहुत ही ऑनेस्टली बता रहा हूँ। यूट्यूब की एल्गोरिदम कुछ इस तरह से ही सेट रहती है कि वीडियोस पे अगर लाइक आएंगे तो ही वीडियो क्या कहते हैं उसे, लोगों के फीड पे आएगा। ओके। कोई दिक्कत तकलीफ हो और बताना हो कि कैसा लगा वीडियो, तो आप कमेंट ज़रूर करें। ओके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने दोस्तों को भी इस डिस्कशन का हिस्सा बनाओगे। ऐसा ना सोचें कि दोस्त रहने जो दोस्त जाए भाड़ में, मैं करता हूँ पढ़ाई, नहीं। अगर आपको एक वैल्यूबल चीज़ मिल रही है यूट्यूब पे, तो अपने दोस्त के साथ शेयर करें, इससे आपकी दोस्ती बढ़ेगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग टेबल ऑफ लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट फॉर 3 डिफरेंट फर्म्स। लॉन्ग रन मतलब होता है जब आपके दोनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वैरी कर सकते हैं, यानी लेबर और कैपिटल दोनों को अगर आप अपने हिसाब से वैरी कर सको तो वो लॉन्ग रन होता है। ठीक है, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। क्वांटिटी दिया है, 3 फर्म है, फर्म ए बी सी। तीनों फर्म का जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है वो यहाँ दिया हुआ है। ओके, तीनों फर्म का जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, तीनों का यहाँ पे है। लोड शेडिंग हो गई थी बीच में। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। डज ईच ऑफ दिस फर्म डज ईच ऑफ दिस फर्म एक्सपीरियंस इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये जो तीनों फर्म है, इसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो रही है या डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो रही है। अब मैं बता दूं इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या मतलब होता है। ठीक है, देखिए लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट ही लॉन्ग रन का है, इसलिए उन लोगों ने दे दिया लॉन्ग रन। लॉन्ग रन, देखिए लॉन्ग रन पे अगर किसी फर्म को ज्यादा प्रोडक्शन करने से फायदा हो रहा है, यानी कि अगर उसका जो एवरेज कॉस्ट है, उसका जो एवरेज कॉस्ट है वो अगर रिड्यूस हो रहा है, तो वो फर्म फायदे में हो, यानी कि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में है। और लॉन्ग रन पे प्रोड्यूस करने से अगर उसका एवरेज टोटल कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है, तो वो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे है। वो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे है, यानी कि उसको नुकसान है। ये तो हम लोग अक्सर जानते हैं ना कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ बल्क में प्रोड्यूस करें तो हमें फायदा होता है, हमारा एवरेज कॉस्ट कम जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम बस इनका एवरेज कॉस्ट निकालेंगे और देखेंगे कि ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल में है या डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक टेबल बनाऊंगा। इसके लिए मैं एक टेबल बनाऊंगा। चलिए एक टेबल बना लेते हैं। ये टेबल बना लिया हमने। इधर हम लोग ले लेते हैं क्वांटिटी, इधर क्वांटिटी ले लेंगे। ओके, इधर फर्म ए ले लेंगे, इधर फर्म बी ले लेंगे, इधर फर्म सी ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्वांटिटी, ये हो गई क्वांटिटी जो है 1 2 3 4 5 6 7। ये फर्म ए है, ये फर्म बी है, और ये फर्म सी है। ठीक है, 3 फर्म है। तीनों फर्म का टोटल कॉस्ट हमारे पास है
टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, यानी इसमें मैं एक और बाइफर्केशन करूंगा और एवरेज टोटल कॉस्ट यहाँ कैलकुलेट कर लूंगा, एवरेज टोटल कॉस्ट यहाँ कैलकुलेट कर लूंगा। हर फर्म के लिए मैं एटीसी यानी कि एवरेज टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लूंगा। एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, उससे पहले वाले वीडियो में भी बताया है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, ये होता है एवरेज टोटल कॉस्ट। अब मैं इन सब फर्म्स के, फर्म ए के टोटल कॉस्ट को यहाँ लिख देता हूँ 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120। फर्म बी का क्या है 11, 24, 39, 56, 75, 96 और 119। फर्म सी का क्या है 21, 34, 49, 66, 85, 106 और 129। ठीक है, अब इनका एवरेज टोटल कॉस्ट निकालेंगे, यानी कि टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, सिंपल। तो जब 60 को 1 से डिवाइड करूंगा 60 होना है, इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ। जब मैं 60 को 1 से डिवाइड करूंगा 60 होना है, 70 को 2 से करूंगा 35, 80 को 3 से करूंगा तो 26.7, आप कैलकुलेटर की सहायता ले सकते हैं। 90 को 4 से करूंगा तो 22.5, 100 को 5 से करूंगा तो 20, 110 को 6 से करूंगा तो 18.3 और 120 को 7 से करूंगा तो 17.1। अब फॉर्म बी का करते हैं। 11 को 1 से करेंगे तो 11, 24 को 2 से करेंगे तो 12, 39 को 3 से करेंगे तो 13, 56 को 4 से करेंगे तो 14, 75 को 5 से करेंगे तो 15, 96 को 6 से करेंगे तो 16, 119 को 7 से करेंगे तो 17। आगे एवरेज टोटल कॉस्ट। अब फर्म सी का एवरेज टोटल कॉस्ट निकालते हैं, यानी टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करना है। तो 21 को 1 से करेंगे तो 21, 34 को 2 से करेंगे तो 17, 49 को 3 से करेंगे तो 16.3 होता है, 66 को 4 से करेंगे तो 16.5 होता है, 85 को 5 से करेंगे तो 17 होता है, 106 को 6 से करेंगे तो 17.7 होता है और 129 को 7 से करेंगे तो 18.4 होता है। अब हमें देखना है कौन सा इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, कौन सा डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है। तो अब देख सकते हैं फर्म ए जो है, इसका जो एटीसी है वो डिक्लाइन कर रहा है। 60, फिर 35, फिर 26.7, फिर 22.5, फिर 20, फिर 18.3, फिर 17। यानी फर्म ए जो है इसके पास तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, ईओएस है। ओके, फर्म बी, इसका एवरेज टोटल कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है। फर्म बी का एवरेज टोटल कॉस्ट इज राइजिंग। देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी फर्म बी जो है इसका डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। फर्म सी रोचक है। फर्म सी का अगर आप गौर से देखें तो यहां से यहां तक इट इज फॉलिंग, पर इसके बाद इट इज अगेन राइजिंग। यानी फर्म सी जो है ये फॉर फर्स्ट टू थर्ड यूनिट हैज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, पर फोर्थ टू सेवेंथ यूनिट हैज डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ओके, तो फर्म सी का क्या है, दो कैटेगरी है, 1 से 3 तक इकोनॉमीज ऑफ स्केल और 4 से 7 तक डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ओके, आज का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ, क्या कोई मुझे बता पाएगा कि फर्म सी के लिए ये दो बार क्यों हो रहा है, और ये दो बार होने वाले सिचुएशन को हम क्या कहते हैं। ठीक है, ये आज का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल दोनों क्यों हो रहा है फर्म सी के लिए, ये आज का आपका क्वेश्चन है। आप ये कमेंट पे मुझे बताएंगे, जिनका कमेंट सबसे अच्छा रहेगा उसको मैं पिन कर दूंगा, उसको मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, ऑलराइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है यहाँ पे। यहाँ क्या दिया है, जेन्स जूस बार हैज द फॉलोइंग सेट ऑफ कॉस्ट शेड्यूल्स। तो जेन्स जूस बार एक शॉप है, उसका कॉस्ट शेड्यूल दिया हुआ है। क्वांटिटी ऑफ जूस, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ये वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फॉर्मूला टोटल कॉस्ट का पता होना चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि अगर मैं टोटल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट से माइनस करूंगा तो मुझे फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगा, तो मुझे हर यूनिट के लिए फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगा। ओके, ऑलराइट, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल, ये टोटल होगा, कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट फॉर ईच क्वांटिटी। तो हमें एबीसी निकालना है, एमसी निकालना है और एटीसी निकालना है, बड़ा ही सिंपल है, बस डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ मैं क्वांटिटी लेता हूँ, यहाँ मैं वीसी लेता हूँ, यहाँ मैं टीसी लेता हूँ, अब यहाँ पे एबीसी बना दूंगा, यहाँ पे एटीसी बना दूंगा और यहाँ पे एमसी बना दूंगा। ठीक है, अब ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको डाल देता हूँ एक टेबल में। ठीक है, इसको डाल दिया एक टेबल में और यहाँ पे
कर देता हूँ कॉलम वाइज विभाजन। ओके, हो गया। ऑल राइट। अब VC का वैल्यू डाल दें, 0 10 25, 0 10 25, 45, 70, 100 और 135। टोटल कॉस्ट कितना है? 30, 40, 55, 75, 100, 130 और 165। ABC निकालने के लिए क्या करना है? तो जब भी आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट आए तो उस चीज़ को आपको क्वांटिटी से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे। 30/0 कुछ नहीं होगा, 40/1 इज 40, 55/2, 55/2 करना है। तो कैसे होगा? सॉरी 55 नहीं, 25 VC, 25/2 यानी कि 12.5। तो यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, मैंने यहाँ भी गलत कर दिया। ABC करने के लिए इसको इससे करना है, मैंने इसको इससे कर दिया। तो 10/1 इज 10, 45/3 इज 15, 70/4, 70/4 इज 17.5, 100/5 इज 20 और 135/6 इज 22.5। ओके, तो ये आ गया। अब एवरेज टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे? जो एवरेज कॉस्ट है उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर देना है, या फिर जो सॉरी टोटल कॉस्ट जो है उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर देना है, यानी कि इसको इससे डिवाइड करें। तो 30/0 ही कुछ नहीं होगा, 40/1 इज 40, और 55/2, 55/2 इज 27.5, 75/3, 75/3 is 25, 100/4, 100/4 is again 25, 130/5, 130/5 is 26, now 165/6, so this is 27.5. Now how to calculate marginal cost? So total cost में difference कितना आ रहा है, that is marginal cost, और marginal cost पहले वाले के लिए 0 ही होता है। Now 40 minus 30 is 10, 55 minus 40 is 15, 75 minus 55 is 20, 100 minus 75 is 25, 130 minus 100 is 30, and 165 minus 30 is 35। तो आ गया हमारा, सबका हमने निकाल लिया है, ATC, ABC, MC। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्राफ ऑल द थ्री कर्व्स। तो इन तीनों कर्व का हमें ग्राफ करना है, इसको इसको और इसको। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड द एवरेज टोटल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट में क्या रिलेशन है? मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में क्या रिलेशन, यानी कि इसका रिलेशन एक बार इससे और एक इसका रिलेशन एक बार इससे, ये दोनों हमें दिखाना है। तो पहले तो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं अगले वाले पेज में। उसके लिए एक ग्राफ बनाते हैं, उसके लिए ग्राफ बनाएंगे हम। इधर मेजर करेंगे कॉस्ट और इधर हम मेजर करेंगे क्वांटिटी। किस चीज़ की क्वांटिटी? क्वांटिटी ऑफ जूस। ओके, तो मैं इधर ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, 6 ही था राइट। और इधर 5 10 15 20 ले लेते हैं, 5 10 15 20 25 30 35 40 45, इस तरह से ले लेते हैं। 5 10 15 20 25 30 35 40 और 45। ठीक है, अब देखिए पहले प्लॉट करते हैं हम लोग मार्जिनल कॉस्ट। 0 10 15 20 25 30 35, तो ये आराम से प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले के लिए 0, सॉरी हाँ पहले वाले के लिए 0, ये 0 नहीं एक्चुअली कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो 10 से स्टार्ट करेंगे हम, 10 से, यानी कि इट विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 10, यानी कि यहाँ से 10। उसके बाद 2 यूनिट्स के लिए हो गया 15, 3 यूनिट्स के लिए हो गया 20, उसके बाद के लिए हो गया 25, उसके बाद के लिए हो गया 30, 5th यूनिट के लिए हो गया 30, और उसके बाद के लिए हो गया 35। तो हम इसे जोड़ सकते हैं, ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा एक स्ट्रेट लाइन। ओके, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अवर मार्जिनल कॉस्ट। ये एक्चुअली एक सीधा लाइन पे होगा। ओके, इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन इस वाले क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे प्लॉटिंग ठीक से हुआ नहीं है क्योंकि ग्राफ पेपर है। ओके, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 10 12.5 15 17.5 20 22.5, यानी कि अगर आप इसको देखें तो हाउ द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज बिहेविंग, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10, then it is moving to 12.5 then 15 then 17.5, यानी कि it is increasing increasing and increasing, it is always rising।
ओके, सो पहला है 10, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, मैं दूसरे कलर से करता हूँ इसको, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर 10, ओके, देन इट इज 12.5, यानी कि दूसरे यूनिट के लिए ये इट विल बी समवेयर हियर, ठीक है। थर्ड यूनिट के लिए इट इज 15, तो थर्ड यूनिट के लिए इट इज 15, यानी कि इट शुड बी हियर, ओके। फोर्थ यूनिट के लिए इट इज 17.5, यानी कि इट शुड बी हियर, ओके। फिफ्थ यूनिट के लिए इट इज 20, तो फिफ्थ यूनिट के लिए इट बिकम्स 20, सो इट गोज राइट हियर 20 पे, हियर 20। सिक्स्थ यूनिट के लिए इट इज बिकमिंग 22.5, so it is also rising. If I connect them, so this should be your average variable cost. ये सब स्ट्रेट लाइन पे प्लॉट होगा, ओके। एक अगर हम इसको ग्राफ ठीक से करें, ग्राफ पेपर पे बनाएं, तो बिल्कुल डॉट्स से वो मैच करेंगे। मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ आप कैसे बनाओगे, ठीक है। ऑलराइट, नाउ average total cost. So 40, 27.5, so see falling and then again rising. After 25 it starts rising. So 25 is important. 25 कौन सी यूनिट के लिए, इस पे ध्यान देना है। 25 is for fourth unit. तो fourth unit जो है, fourth unit के लिए 25 is important. So I will black color fourth unit के लिए 25, यानी कि अगर मैं यहाँ से जाऊँ यहाँ पे, so it is here, okay, it is here fourth unit के लिए, और थर्ड यूनिट के लिए, फोर्थ और थर्ड के लिए 25 है, यानी कि थर्ड वाले के लिए भी यहाँ पे ही होगा, ओके, ये वाला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, क्योंकि यहाँ पे ये मिनिमम है। उसके बाद 27.5 40, इसके लिए, इस सेकेंड यूनिट के लिए 27.5, यानी कि थोड़ा ऊपर यहाँ पे, और उसके पहले वाले के लिए 40, यानी फर्स्ट यूनिट के लिए 40, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, फिफ्थ और सिक्स यूनिट के लिए क्या, 26, और फिर बढ़ के 27.5। अब देखिए फिफ्थ के लिए क्या, 26, यानी 25 से नीचे आया, वो 25 से नीचे आया, यानी कि 26, इट शुड बी हियर, इट शुड बी हियर, ओके। 26, ओके सॉरी, इट विल राइज 25 से ऊपर 26, इट शुड राइज। फिफ्थ के लिए 26, यानी इट शुड बी हियर, ओके, इट शुड बी हियर, एंड देन 27.5 which is matching this level, which is matching this level, so here, okay. So अगर मैं इसको कनेक्ट करूं, so it should be like this is average cost, this is average cost, okay, always going in U shape। अगर मैं इस क्वांटिटी आगे बढ़ाऊंगा तो ये U shape हो जाएगा, so this is average cost। now important question, हमें MC का रिलेशन ATC के साथ और MC का रिलेशन ABC के साथ दिखाना है। अच्छा, ATC और AC सेम होता है, ठीक है, तो मैं अगर इसको स्वैप करके लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जैसे AC या ATC सेम थी। ऑलराइट, अब देखें रिलेशन, देखें MC और ATC का, ओके, MC और ATC का रिलेशन देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो कहाँ है, ध्यान दें। ये जो यूनिट है फोर्थ यूनिट, फोर्थ यूनिट के लिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व, और जो मिनिमम ABC है वो कट कर रहा है, देखिए यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट है वो AC को उसके मिनिमम पॉइंट से कट कर रहा है। MC मस्ट कट ATC एट इट्स मिनिमम, एट इट्स मिनिमम, ओके। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, यहाँ पे MC इज फॉलिंग, MC इज फॉलिंग, ओके, MC is falling when, sorry, AC is falling, very very sorry, AC is falling, MC is rising, okay, and after minimum point also, after minimum point also MC is rising, but AC is also rising, दोनों राइज कर रहे हैं, ठीक है, दोनों राइज कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखना है, अप टू फोर्थ यूनिट, अप टू फोर्थ यूनिट with MC rising, AC also rising, but after fourth unit AC is falling with MC rising। देख सकते हैं फोर्थ यूनिट तक MC जब राइज कर रहा है तब AC फॉल कर रहा है, पर फोर्थ यूनिट के बाद जब MC राइज कर रहा है तो AC भी राइज कर रहा है,
ओके, दिस इज द रिलेशन. नाउ एमसी का रिलेशन विथ एबीसी. एमसी का रिलेशन विथ एबीसी, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि इट स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट. एमसी एंड एबीसी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेम पॉइंट. देखिए दोनों ही सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से. ओके, बोथ आर राइजिंग बट एबीसी इज बिलो एमसी. एबीसी हमेशा एमसी के नीचे है. ओके, आप अगर कंपेयर करो 10 10, 15 इससे छोटा है 12.5, 20 इससे छोटा है 15, 25 इससे छोटा है 17.5, 30 इससे छोटा है 20 और 35 इससे छोटा है 22.5. तो इट इज ऑलवेज बिलो. इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है. ऑलराइट, तो ये रिलेशन होते हैं इन दोनों के बीच में. तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. ये क्वेश्चन में यही लिखना है आपको, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, स्पेशली जो सेकंड पार्ट था. और आज के लिए बस ये 2 वीडियो रखता हूँ, ये पार्ट 3 यहीं पे खत्म करता हूँ, और चैप्टर 13 भी यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ. इसके बाद मैं जाऊँगा चैप्टर 14 पे. देख लेते हैं एक बार चैप्टर 14 क्या है. हाँ, चैप्टर 14 है फर्म्स इन कॉम्पिटिटिव मार्केट. कॉम्पिटिटिव मार्केट में फर्म्स कैसे बिहेव करते हैं, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आने वाला है चैप्टर 14 का. और बहुत ही जल्द मैं कुछ यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं उसके जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, तो सेमेस्टर वाइज पेपर वाइज उन क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस के लाने वाला हूँ. ठीक है, तो आप लोग को जो सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलता वो अब यूट्यूब में मिलेगा. ठीक है, और मैं वो इजी क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है वही कराऊंगा. तो उसके लिए भी आप बने रहें, बहुत ही जल्द वो वीडियोस आने वाले हैं. चैप्टर 14 भी आने वाला है. ओके, चैप्टर 14 का पार्ट 1. तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और कुछ सीखते रहिए. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.